वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर कर्ज़ों के बोझ के हवाले से है कि किस हद तक हम इन कर्ज़ों के अंदर दबे हुए हैं और इन्होंने हमें धंसा हुआ है। पाकिस्तान की मैशत को लाहक खतरात के पेश नज़र इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2008 में जो कर्जा लिया गया था वो स्टैंड बाय जो एग्रीमेंट्स हैं उनके तहत इस कर्जे की वापसी का आगाज़ फरवरी 2012 में हो गया। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पाकिस्तान ने नवंबर 2008 में IMF प्रोग्राम मंजूर किया, जिसके तहत पाकिस्तान को 11.3 अरब डॉलर कर्जा मिलना था, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 7.6 अरब डॉलर ही हासिल कर सका। माली इस्लाहात के नफाज में ताखीर के बायस IMF ने 3.7 अरब डॉलर कर्जा मंसूख कर दिया। पाकिस्तान और IMF के माबैन माहदे के मुताबिक पाकिस्तान ने माली साल 2014 ta 15 के इख्तिताम तक IMF को कर्जा वापस करना है और SBA एग्रीमेंट के मुताबिक पाकिस्तान ने माली साल 2011 ta 12 के दौरान IMF को 908.4 मिलियन डॉलर की 3 किस्तें अदा करनी हैं। पाकिस्तान ने शेड्यूल के ऐन मुताबिक 24 फरवरी 2012 को 399 मिलियन डॉलर की पहली किस्त अदा कर दी। SBA प्रोग्राम की दूसरी किस्त जो है वो जिसकी मालियत तकरीबन 400 मिलियन डॉलर है 25 मई 2012 को अदा करनी है और तीसरी किस्त 110 मिलियन डॉलर 29 जून 2012 को अदा करनी होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक IMF की दूसरी किस्त भी पाकिस्तान बर वक्त अदा कर देगा और किसी भी ताख़ीर का इम्कान नहीं है। स्टेट बैंक गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर से किस्त की अदायगी करेगा। 27 अप्रैल 2012 को इख्तिताम पजीर होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 16.43 अरब डॉलर पर मौजूद थे। इन्हीं ज़खायर से अदायगी की जाएगी। IMF को अदा की जाने वाली किस्त सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर मबनी है, जबकि इस कर्जे पर सूद की अदायगी मरकजी बैंक जो आपका क्वार्टरली बेसिस पर कर रहा है। कर्जों की वापसी के बायस गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में कमी मुतवक्को है। दूसरी तरफ मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी और गैर मुल्की सरमायाकारी के इनखला मईशत की सूरत हाल तशवीशनाक है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मईशत पर कर्जों के बोझ के हवाले से आपने रिपोर्ट मुलाजा कराई। आज चूँकि फ्राइडे है और हर फ्राइडे को आइंदा प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ फिजिकली अपीयरेंस दिया करेंगी सबा खान। आप रिसर्च एनालिस्ट हैं। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सबा खान। सबा, मुझे ये बताइएगा कि हमने अभी एक डिटेल रिपोर्ट जो है अपने व्यूअर्स से शेयर की पाकिस्तान की मईशत पर कर्जों के बोझ के हवाले से, तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी पर IMF के कर्जों के बोझ ने मुल्की मईशत को तशवीशनाक हालात से दो चार कर दिया है। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखती हैं और आपका क्या कहना है? देखिए वसीम, आज हम स्पेसिफिकली IMF के कर्जे के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि IMF का कर्जा हमारे टोटल फॉरेन डेट का ऑलमोस्ट 15% है। और हमारा अगर हम टोटल फॉरेन डेट की बात करें तो आज से हम 4 साल पहले देखते हैं 2007 में, जून 2007 में हमारा फॉरेन डेट 40 बिलियन डॉलर्स था। और अगर आप जून 2011 को देखें तो उसमें फॉरेन डेट 60 बिलियन डॉलर्स था। इस तरह आप देखें कि 4 साल के बीच में 20 बिलियन डॉलर्स का इसमें इजाफा हुआ। और अगर हम इस सारे कर्जे को पॉपुलेशन पे डिवाइड करते हैं तो आप ये देखें कि एक पाकिस्तानी के ऊपर 2007 में 30,000 रुपए का कर्जा था और यही अगर हम सिचुएशन आज देखते हैं तो इसमें हर पाकिस्तानी के ऊपर 61,000 रुपए का कर्जा है। तो ये सारी सिचुएशन है डेट बर्डन की, आपकी कंट्री के ऊपर भी और इंडिविजुअल्स के ऊपर भी। हमें ये देखना चाहिए कि हमने IMF का कर्जा लिया क्यों था और जब हमने वो कर्जा लिया था जिस पर्पस के लिए लिया था, क्या उन पर्पस को, उन टारगेट्स को हमने अचीव कर लिया? IMF के डॉक्यूमेंट्स में 2 चीज़ें मेंशन हैं, 2 पर्पस हैं जिसके लिए हमने कर्जा लिया। पहला था इकोनॉमिक रिवाइवल और स्टेबिलिटी, दूसरा था सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी एलिवेशन। मैं इसमें पॉवर्टी पे सबसे पहले बात करूंगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 2010 की कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन की 40% हमारी पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। अगर हम 10 साल पहले देखते हैं तो उस वक्त 33% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रही थी। 10 साल पहले की अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो उस टाइम पे पॉपुलेशन थी 140 मिलियन, यानी 14 करोड़ लोग थे पाकिस्तान में, और उसका 33% बनता है 46 मिलियन पीपल। 46 मिलियन पीपल जो थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। आज हम देखते हैं, आज हम 18 करोड़ की बात करते हैं, 180 मिलियन की बात करते हैं।
180 मिलियन का अगर आप 40% देखते हैं तो 72 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये आप 10 साल में फ़र्क देख लें, क्या गुर्बत कम हुई? जिस पर्पस के लिए आपने अभी कर्जा भी लिया था आज से 4 साल पहले, क्या उसमें कोई कमी आई? बिल्कुल भी नहीं आई। ये हमारे सामने है, महंगाई कहाँ पर है ये भी हमारे सामने है, बेरोजगारी कहाँ तक चली गई है, ये फिगर्स कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट सबके सामने है। दूसरी, जहाँ हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो किस तरफ जा रही हैं, कितने नेगेटिव जोन में ट्रैवल कर रही हैं, वो भी आप सबके सामने है। सब आप बात कर रही हैं महंगाई, बेरोजगारी की। महंगाई की नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि महंगाई के हवाले से ये बताएं आपको कि सेक्रेटरी शुमारिया सुहेल अहमद ये कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ अपने बयान में कि अप्रैल में अफरात ज़र की शरह 1.83% इजाफे के साथ 11.27% हो गई है, जबकि सेक्रेटरी शुमारियात ने यह भी कहा कि रवा माली साल के इख्तिताम तक अफरात ज़र की जो शरह है वो 12% रहने का इम्कान है। हर चीज़ में महंगाई है। सबा, मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 4 सालों में और आज के माशी हालात में आप कोई फ़र्क देख रही हैं किसी तरह से? देखिए, 4 साल पहले जब हमने IMF से लोन लिया था उस वक्त ये हालात थे कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो थे वो $6 बिलियन पे आ गए थे। करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, एक्सपोर्ट्स कम थी, इंपोर्ट ज़्यादा थी, ऑयल इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा हो गया था ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, और उस वक्त भी करेंसी डी वैल्यू हो रही थी। ये वो सर्कमस्टांसेस थे जिस पे जाके हमने कर्जा लिया, क्योंकि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस थे फॉरेन डेट पे। अब अगर हम आज की सिचुएशन देखते हैं तो उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। वही पिक्चर हमें नज़र आती है थोड़ी एनलार्ज होके। अगर आज के मैं आपको फिगर्स बताऊं तो इस वक्त हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है जुलाई से लेके मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में $16 बिलियन तक पहुंच गया है। पूरे साल के लिए हुकूमत ने टारगेट रखा था $14.5 बिलियन, जिसको हमने 3 क्वार्टर्स में अचीव कर लिया, और अभी आखिरी क्वार्टर्स की फिगर्स हमारे सामने आएंगी। एक्सपोर्ट्स हमारे पास हैं $17.2 बिलियन की, और अगर जब हम इंपोर्ट्स पे नज़र डालते हैं तो $33.3 बिलियन की हमारे पास इंपोर्ट्स हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पे फील होता है। आप सर्विस ट्रेड की बात करें, वहाँ $2 बिलियन से ज़्यादा आपको डेफिसिट नज़र आएगा। इसी तरह इन्फ्लेशन की बात करें, अभी जो अप्रैल के हमारे सामने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया है वो 11.3 है, और अगर हम मार्च की बात करते हैं तो 10.8% था। तो इसमें भी इस तरह महंगाई में भी इजाफा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं GDP की बात यहाँ पे कर लेते हैं। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वाशिंगटन गए हुए थे, वहाँ पे IMF की एनुअल मीटिंग में उन्होंने ये बात की कि जी हमारे मुल्क में इस साल GDP 4% से एक्सीड कर जाएगा, और ये पिछले 4 सालों में बेहतरीन GDP होगा। जबकि हमारे पास अभी रिसेंटली नेशनल अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि 3.2% GDP रहेगा। तो आप यहाँ पे देख लें GDP इम्प्रूव कैसे करेगा। आपकी इंडस्ट्री बंद है, एनर्जी क्राइसिस हैं। आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री को देख लें, दिसंबर से वहाँ पे पहले गैस का प्रॉब्लम था, उसके बाद अब इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। ये सारे इश्यूज हैं, तो इस पे आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट कहाँ से आएगी और आपका GDP कैसे ग्रो करेगा, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ नज़र आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, हमें यहाँ पे अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ानी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ानी चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ये हाल है कि 65% डिक्लाइन है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो ये सारी सिनेरियो है, ये सारी कंडीशन है आपकी मार्केट की, आपकी इकोनॉमी की। स्टॉक मार्केट ऑल्दो आपको ग्रो करती नज़र आ रही है इंडेक्स वाइज, लेकिन अगर आप एक्चुअली देखें तो हमारे मुल्क में सारे प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, आए दिन आप इदारों का तसादुम देखते हैं। तो इस सारी सिचुएशन में आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो ये कंडीशन है आपकी इकोनॉमी की। आप मुझे ये बताएं, IMF से जब कर्जा लिया गया था इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, तो 4 साल में हुकूमत ने क्या किया? कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की कि जिसका रिटर्न हमें आज मिल सकता? सही, बहरानों की बात हम करते जाएंगे कि ये भी है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बड़ी गंभीर है, मुल्क के अंदर अदारों के दरमियान तसादुम है, बिजली, गैस, पानी, आटा, ये सब चीज़ों की हम बात करेंगे कि मुल्क कितने बहरानों में घिरा हुआ है। फिर हम बात करेंगे कि IMF की तरफ रुजू करें और ये वर्ल्ड बैंक से हम कर्जे लें। दूसरा मुझे ये बताएं, ये बातें हर कोई करेगा, लेकिन मुल्क को ऐसे मौजूदा सूरत हाल के अंदर इन कर्जों के बहरान से निकालने का कोई सोल्यूशन है?
دیکھیں IMF کا جو سارا قرضہ ہے وہ آپ نے فائنینشیل ایئر 2014-15 تک ادا کرنا ہے. اب اس کے بیچ میں یہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اپنی سورسز آف ارننگز کو بھی بڑھائیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں. آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ آپ کے GDP سے 3% تک ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹا میرے پاس آیا ہے اس فائنینشیل ایئر میں جولائی سے لے کے مارچ تک بجٹ ڈیفیسٹ 4.2% ہے GDP کے. تو یہ بہت زیادہ ہے اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ ڈیٹ سروسنگ ہی ہے. آپ کا جس طرح آپ IMF کا لون واپس کریں گے اس پہ کوارٹرلی بیسس پہ انٹرسٹ کی پیمنٹ ہو رہی ہے. یہ سب سے بڑا برڈن ہے ہمارے بجٹ پہ. اب ہم نے اپنی انکم کو انہینس کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ یہاں پہ ٹیکس بیس کو بڑھائیں, ٹیکس ریٹس کو نہیں بڑھائیں, ٹیکس بیس کو بڑھائیں اور ٹیکس ریٹس کو ریڈیوس کریں. یہاں پہ آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کی جو سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کو ٹھیک کریں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس کو کنٹرول کریں. اتنی فورسز ہیں ہمارے پاس, ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ فورن انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں آئے. یہ بہت بڑی سورس ہے اگر ہمیں مل جائے, کیونکہ ہماری اسٹاک مارکیٹ بھی اس وقت بہت چیپ ہے. ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے. ڈی ویلیویشن کے ہم ہمیشہ نیگیٹو اسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں. ہماری ایکسپورٹس یہاں پہ چیپ ہو گئی ہیں. پراپر مارکیٹنگ کے تھرو, پراپر پلاننگ کے تھرو اپنی ایکسپورٹس کو مارکیٹ کریں اور اس کو ایکسپورٹ کا والیوم بڑھائیں. یہ گولڈن چانس ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی ہے تو یہ دنیا کو بتائیں کہ آپ کی یہاں پہ پروڈکٹس اتنی اٹریکٹیو ہو گئی ہیں اور اپنے ایکسپورٹس کے والیوم کو بڑھائیں. اس طرح آپ کے فارن ایکسچینج میں بھی اضافہ ہوگا. دوسری طرف ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں پرائیویٹائزیشن پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. صبا اس پر مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم مزید صبا سے بات کریں گے ملکی معیشت کی صورتحال پر.